क्या हुआ? अरे यार तुम यार रहता ना फैलाओ, जहाँ से है वहीं से शुरू करो। हम दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे, यहीं से रिकॉर्ड मार दो। चालू है। ये सब ताम झाम ना करवाना हमको। देखिए, कल हमने पढ़ लिया था लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। आज हमारी क्लास में पढ़ेंगे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। अरविंदो घोष के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये शुरुआत में ज्यादा ही उग्रवादी थे और उग्रता इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेखकों के माध्यम से दिखाई। कहने के तात्पर्य आपने सुना होगा एक्टिव और पैसिव, ऐसा वर्ड आपने सुन रखा होगा। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। और लिखा रेजिस्टेंस थ्योरी। पेपर में कभी कभी आता है कि पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी क्या थी, पहले यह पता होना चाहिए। पैसिव का मतलब था कि निष्क्रिय रूप से आप किसी चीज का प्रतिरोध कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना। अब एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है? एक्टिव का मतलब हुआ कि आप जा जाकर कहीं से काम कर रहे हो, जैसे मैं यहां आके आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन, तो मेरा एक्टिव हो, पूरा मोड में एक्टिव हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं, आपको यही चीजें रिकॉर्डेड में देने लगूं तो क्या होगा, आपको वो मजा ना आए, शायद आप वो इंटरेक्शन ना पैदा कर पाए। हो सकता है कि मैं आपको अपनी नोट्स प्रोवाइड करवा दूं जिसमें सिर्फ मेरी लिखी हुई बातें हैं, आप सक्रिय रूप से उसमें शामिल हो। जैसे किसी को मारना हो, तो जैसे आपने देखा हो भगत सिंह गए, बम फेंका, दूर से थोड़ा बम फेंका था, किन्हें अपने घर से फेंक दिया, जाना पड़ा ना। ये पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी पर बिलीव करते थे। कहते थे कि हम जाएंगे नहीं मैदान में, लेकिन हम अपने लेख के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी पैदा करेंगे। अपने ऐसे ऐसे लेख लिखेंगे कि समाज में हमारे विचार तेजी से फैलेंगे और लोग प्रोत्साहित होंगे अंग्रेजों के खिलाफ। इसे ही बोलते थे पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी। और इन्हीं की एक पुस्तक थी द न्यू लैंप ऑफ इंडिया, मतलब इन्हीं में इनके ज्यादातर उग्रवादी विचार शामिल हैं। ठीक है, हालांकि कौन सी इन्हीं की है। हाँ, अभी तो एक बोली ना, फिर इसके बाद और बोलता हूं। इनका धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इन्हें एक केस में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम था अलीपुर षड्यंत्र, इसके बाद वो धीरे धीरे करके निष्क्रिय होने लगे और उन्होंने पांडिचेरी में जाकर, जो आपने सुना होगा जो रामेश्वर के पास मेमोरियल बना है, वहां से ही इन्होंने राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया था, क्योंकि ये अंग्रेज उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। पेपर में देखिए इनकी पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं और कौन सी थ्योरी दी ये पूछा जाता है। बाकी आपके बारे में, इनके बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं चाहिए। तो लिखिए 2-3 लाइनें से लिखिए। अरविंदो घोष क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे जिन्होंने जिन्होंने शुरुआत में शुरुआत में अपने विचारों को अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप से लोगों के पास
ले जाया करते थे। लेकिन अलीपुर षड्यंत्र लेकिन अलीपुर षड्यंत्र के कारण षड्यंत्र के कारण इन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से जैसे द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, कॉमा द न्यू लैंप ऑफ इंडिया, द न्यू लैंप ऑफ इंडिया, आदि लिखी थी। और इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया था और इन्होंने निष्क्रिय या पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी दी थी। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया था, इंग्लिश में पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी, इंग्लिश में पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी। अगली हेडिंग डालिए बंगाल का विभाजन। चलिए समझिए इसमें कौन से क्वेश्चन आए, पहले ये सुन लेते हैं। देखिए पहली बात आपसे पूछा करता है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय। फिर इसके बाद पूछेगा कि बंगाल के विभाजन के पीछे कारण क्या था, तो इसके दो कारण थे, एक जो अंग्रेज बताते हैं, एक जो भारतीय राष्ट्रवाद जो व्यक्ति हैं वो बताते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि हमने इसे प्रशासनिक सुविधा के कारण इसका विभाजन किया। तो अंग्रेज क्या कहते हैं, प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा इन द सेंस ये कहते हैं कि यहाँ पर चूंकि इस समय लगभग 8 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, 8 करोड़ के आसपास लगभग जनसंख्या थी। अब जब ज्यादा जनसंख्या होती है तो उसे मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड पहले 2000 से पहले जुड़ा हुआ था, उत्तराखंड कोई राज्य नहीं था, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था, ठीक, हमारे उत्तर प्रदेश में शामिल था, लेकिन हमने उसे प्रशासनिक सुविधा के कारण उत्तराखंड 2000 में अलग कर दिया और अलग से उसको राज्य का दर्जा दे दिया। और उत्तर प्रदेश अब एक बड़ा उत्तर प्रदेश अभी भी है और समय समय पर मांग उठती है कि इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया और बुंदेलखंड एक नया राज्य बनाया जाए। ऐसा सुना भी होगा आपने,
सिर्फ इसी वजह से सुनते हैं ना कि इसमें प्रशासनिक सुविधाएं हो जाएंगी तो लोगों को आसानी से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है प्रयागराज में, यदि किसी को व्यक्ति को केस लड़ना हो तो या फिर वो लखनऊ जाए या फिर वो इलाहाबाद आए। दो ही होगा ना, हाई कोर्ट दो ही है, लखनऊ बेंच है, एक इलाहाबाद बेंच है। यदि किसी मिर्जापुर व्यक्ति वाले को प्रयागराज में केस न चल रहा हो, लखनऊ में चल रहा हो, तो कितना ट्रेवलिंग करना पड़ता है। इन्हीं सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा कम जनसंख्या में अच्छा से एक राज्य हो, फिर उसमें बहुत सारी सुविधाएं दे दी जाए, फिर ताकि प्रशासनिक निकटता जो सीएम के साथ होती है, अन्य अधिकारियों के साथ होती है, वो बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। उसका एक उद्देश्य ये रहा कि बंगाल में ही उस समय क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहे, जितनी भी घटनाएं हो रही थी, चाहे वो बर्रा डकैती से लेकर हो, चाहे वो अलीपुर षड्यंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, 1857 की क्रांति भी एक बंगाल के बैरकपुर से ही निकली थी। तो उन्हें मालूम था कि ये क्रांतिकारियों की भूमि है, यदि इसे समय पर नहीं दबाया गया तो बंगाल क्षेत्र में बहुत बड़ा एक फिर आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जैसे 1857 की क्रांति में हुआ था। उन्होंने कहा कि अब हम इसका विभाजन कर देते हैं। उन्होंने इसे एक धार्मिक नजरिए से विभाजन किया। एक साइड उन्होंने देखा कि यहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, यानी मुस्लिम यहां मैक्सिमम लोग, और इस साइड हिंदू मैक्सिमम। जैसे मान के चलिए उदाहरण लेते हैं, आप जिस गांव या जिस कॉलोनी में रहते हैं, यदि वहां पर एक खास समुदाय की जनसंख्या ज्यादा होगी तो दूसरा समुदाय क्या करेगा? थोड़ा आपसे थोड़ा दबके रहेगा, रहेगा। सिंपल सी बात है। यदि आप हिंदू माइनॉरिटी को देखेंगे तो हिंदू माइनॉरिटी दबके रहेगा, मुस्लिम जहां मेजोरिटी होगी, जहां मुस्लिम मेजोरिटी माइनॉरिटी होगी वहां हिंदू यदि मेजोरिटी में है तो मुस्लिम दबके रहेगा। इन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया। पश्चिम बंगाल साइड सारा इलाके में ज्यादातर बंगाली लोग रहते हैं, और बंगाली कौन होते? बंगाली बिहारी कौन? सारे हिंदू समुदाय। और हिंदू समुदाय जब अधिकांश यहाँ हो जाएगा तो जब यहाँ मुस्लिम समुदाय बचेगा जो अन्य वाला है, वो क्या होगा? इनसे असुरक्षा का भाव महसूस करेगा। असुरक्षा मतलब सेफ्टी महसूस नहीं कर पाएगा, हो सकता है हम पर कभी हमला कर दे, दंगा कर दे। इससे क्या होगा? मुस्लिम और हिंदुओं के बीच थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? दूरी बन जाएगी। वो फिर पास में क्यों रहेंगे, भाई भाई क्यों करेंगे, फिर दूर दूर रहेंगे। इसी तरह जो ढाका के इलाका बांग्लादेश, बांग्लादेश में इस समय वर्तमान में ज्यादातर जनसंख्या कौन सी है? मुस्लिम है। माइनॉरिटी में कौन है? हिंदू है। तो यदि वहां पर भी जस्ट उल्टा कहानी है, हिंदू माइनॉरिटी में है, तो वहां पर भी ऐसी ही कहानी होगी कि वहां हिंदू डर के रहेगा, वो मुसलमानों का क्यों साथ देगा, वो अपना ग्रुप बनाएगा, उनसे थोड़ा दूर रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का विभाजन लगाकर यहाँ की जनसंख्या को एक ना होने दिया और दोनों समाजों में दूरी पैदा कर। इसका एक ही यही कारण था कि ये यदि साथ में मिल जाएंगे तो हमारे लिए नुकसान हो, हमारे लिए प्रॉफिट नहीं हो। तो सबसे बड़ा एक कारण था कि इन्होंने एक धार्मिक विभाजन की एक रेखा खींच दी। एक साइड पूर्वी बंगाल कर दिया, एक साइड पश्चिमी बंगाल कर दिया। ठीक है। और जब पश्चिम बंगाल था, यह बंगाल जिस समय था, उस समय वहां का गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन? तो एंड्रयू फ्रेजर उस समय बंगाल के गवर्नर थे। लेकिन भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। यहां तक समझ में आया? कारण समझ में आ गया? ठीक। तो लिखिए 2-3 लाइनें, फिर आगे पढ़ें, क्योंकि पूरा समझा देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। लिखिए इसमें,
बंगाल प्रारंभ से ही बंगाल प्रारंभ से ही क्रांतिकारियों की भूमि रहा है। क्रांतिकारियों की भूमि रहा है। रहा है इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव 1903 को सार्वजनिक रूप से रखा था। 1903 को सार्वजनिक रूप से रखा था तथा वायसराय कर्जन ने इस विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा का कारण दिया था। प्रशासनिक सुविधा का कारण दिया था। लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा करनी थी। तथा इस समय बंगाल का गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। ANDREW फ्रेजर। देखिए अब अगला क्या है घटनाक्रम। जैसे ही इन्होंने 1903 में एक प्रस्ताव 1903 में जैसे ही प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से रखा, कर्जन ने क्या किया, 1903 में एक प्रस्ताव रख दिया कि अब हम आने वाले समय में बंगाल का डिवीजन करेंगे। आप देख लीजिए, चर्चा कीजिए, जो करना हो करिए। इसके बाद 20 जुलाई 1905 को, तारीख याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को इन्होंने बंगाल विभाजन की क्या कर दी, घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। कहीं कहीं 19 है, कहीं कहीं 20 है। आप 19-20 लिख लीजिए। 19-20 नहीं आएगा, एक आएगा। कई जगह 20 लिखा, कई जगह 19 लिखा, मैं खुद कंफ्यूजन। कई बार मैंने 19 पढ़ा दिया, कई बार मैं 20 पढ़ा रहा हूं। ये फिर आप ऐसे खाएं कि सर 20 भी लिखा है, फिर मैं 19-20 लिखवाने लगा,
फिर मैं अपने मन की चलाने लगा, फिर मैंने 20 लिखवाने लगा। तो जो पेपर में आपको 19 मिले या 20 मिले, स्मार्ट तुक्का फिर आप मारिएगा, या फिर आप आंसर 19 मारिएगा। सबसे इसका आंसर सटीक 19 होता है, पर कई लोग इसे 20 लिखवाते हैं। फिर मैं 20 में 19 और 20 लिखवाने लगा। मैंने कहा बात ही खत्म, कोई लड़ाई नहीं होगी, 19 भी तुम्हारा भी सही, 20 तुम्हारा भी सही। तो स्मार्ट आंसर 19, पर कहीं कहीं 20 मिलता है। आयोग कौन सा मानता है वो भी मुझे नहीं मालूम, एनसीईआरटी वाला मानेगा, एनसीईआरटी में 19 लिखा हुआ, पर कई कई पुस्तकों में 20 लिखा हुआ। यही तो दिक्कत है, फिर पुस्तकें रेफरेंस अलग हो जाता है। पर दोनों लिखवा दूंगा मैं, नोट में लिखवा दूंगा, ठीक है, माना जाता है ये भी, आप लोग करिएगा फिर, ठीक है। 19 और 20 जुलाई को दिन ये प्रस्ताव उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से बंगाल का विभाजन हो गया, एक बंगाल हो गया पूर्वी बंगाल, एक बंगाल हो गया पश्चिम। आज भी पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल, देखा होगा ना, पश्चिम बंगाल नाम है हमारे राज्य। इसके बाद 7 अगस्त को 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मतलब एक सभा थी, सभागार था, टाउन हॉल जिसका नाम, जैसे होता है ना सभागार, जैसे मीटिंग कक्ष होता है, उसका नाम था टाउन हॉल। उस हॉल में बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी मिलकर यह घोषणा किए, यह निर्णय लिए कि हम आज से बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे और साथ ही साथ हम स्वदेशी आंदोलन आज से प्रारंभ करेंगे। ठीक, दो चीजें की उन्होंने। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में मीटिंग की, मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया कि हम इस बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। दूसरा, विरोध का एक हम माध्यम अपनाएंगे जिसमें एक हम स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करेंगे। स्वदेशी आंदोलन का मतलब यह होगा कि हम जितने भी विदेशी वस्तुएं होंगी उन सभी वस्तुओं का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो उद्योग के फील्ड में हो, चाहे वो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे वो संगीत के फील्ड में हो, चाहे कला के फील्ड में हो। इसी समय आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, ये सारे भारतीय परिदृश्य में, भारतीय आंदोलन में एक उनका अभिन्न हिस्सा बन गए। पेपर में मुझे याद है पिछले साल 2023 में पिट के एग्जाम में इस स्वदेशी आंदोलन का नाम दूसरा पूछा गया था। उसमें नाम लिखा था वंदे मातरम आंदोलन कब शुरू हुआ था, और वंदे मातरम आंदोलन और कुछ नहीं था, इसी स्वदेशी आंदोलन का ही नाम था, क्योंकि इस स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का गीत जो था, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय गीत है, वो बहुत ही तेजी से प्रसारित हुआ था, इसलिए उसका नाम एक वंदे मातरम आंदोलन भी पड़ गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य व्यक्तियों की सलाह पर हमने इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। कौन सा दिवस? शोक दिवस। कहीं कहीं इस दिवस को राखी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो राखी का प्रतीक है, राखी किसका प्रतीक है? रक्षा बंधन। रक्षा बंधन किसका होता है? मतलब इन द सेंस एक दूसरे की रक्षा करना। यदि मैं आपके राखी बांधूं, जैसे आप फ्रेंडशिप बैंड होते हैं, अगस्त की पहली संडे को फ्रेंडशिप डे बनाते हैं आप लोग, तो फ्रेंडशिप डे बैंड क्या है? मतलब एक दूसरे के राखी बांध रहे हैं आप, नया कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है। बाकी तो रक्षाबंधन होता है, आप लोग राखी वाखी बांध दिया गया। रक्षाबंधन कुछ नहीं है, हम आपकी एक दूसरे की रक्षा करेंगे, वही रक्षाबंधन। तो इसी तरह यहाँ पर महिला पुरुष हो, चाहे पुरुष महिला हो, सभी ने एक दूसरे को क्या किया? राखी बांधी। इसलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी जानते हैं और राखी दिवस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इतना सीक्वेंस में लिखेंगे। चलिए, पैसे ले लिए जाते हैं क्योंकि मालूम है कि आप, ठीक है, वो कहानी बाद में सुना, लिखो इसमें
लॉर्ड कर्जन ने अब कौन सी जुलाई लिखा? 19 जुलाई ब्रैकेट में 20 जुलाई भी लिखो, जो पेपर में आए आंसर मारो। 19 जुलाई ब्रैकेट में 20 जुलाई, क्योंकि पेपर में 19 और 20 एक साथ नहीं आए। 19 जुलाई ब्रैकेट में 20 जुलाई, या फिर मैं एनसीईआरटी कल देख के आऊं, एक कटवाऊंगे। लिख गया। 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, जिसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र, जिसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र जिसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका में विरोध किया था। कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका में विरोध किया था, तथा इसके बाद आंदोलनकारियों ने 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें यह घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन का पूरा विरोध किया जाएगा। बंगाल विभाजन का पूरा विरोध किया जाएगा। और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाए। और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाए। इसके बाद, हाँ उसी के आगे, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। मुंडन किया। और इस दिन को
शोक दिवस व राखी दिवस के रूप में मनाया तथा इस दिन को शोक दिवस व राखी दिवस के रूप में मनाया। नोट लिखिए, लिखिए 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। जिसमें बंगाल विभाजन को गलत माना गया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। बताइए दिल्ली क्यों है राजधानी? आखिर अंग्रेजों ने दिल्ली स्थान ही क्यों चुना भारत की राजधानी घोषित करने के लिए 1912 में? कुछ समय के लिए इलाहाबाद भी राजधानी रह चुका था ना। कलकत्ता यहां हो गया, दिल्ली यहां, इलाहाबाद यहां, इधर पर उज्जैन वगैरह यहां। यदि राजधानी बनाना ही था तो हमने सबसे उत्तर की तरफ क्यों भागे, दिल्ली? क्योंकि देखिए दक्षिण भारत वाले, दिल्ली और दक्षिण भारत में कितना डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस। पूर्वी भारत और दिल्ली के बीच कितना डिस्टेंस? यदि आप प्रशासनिक सुविधा ही देख रहे थे तो बढ़िया बीच में मस्त कोई सेंटर पकड़ते, भोपाल को राजधानी बना देते। ना उत्तर से ज्यादा दूर था, ना दक्षिण से ज्यादा दूर था, ना ही पूरब से ज्यादा दूर था, ना ही पश्चिम से ज्यादा दूर था। आखिर दिल्ली क्यों, क्या कारण था? नहीं पता, कोई बात। दिल्ली राजधानी चुनने के पीछे बंगाल का विभाजन बहुत बड़ा कारण, और उसके साथ शुरू हुआ हमारा स्वदेशी आंदोलन। दो ऐसे कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेजों ने दिल्ली राजधानी भारत की चुनी। अब देखिए क्या हुआ, 1905 में बढ़िया घोषणा कर दी कि हम बंगाल का विभाजन कर दें, उन्होंने कर दिया। इसके बाद उन्हें लगा कि शायद खास प्रतिरोध ना हो पूरे भारत देश पर, लेकिन इसका असर हुआ उल्टा।
इसके बाद स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत देश में फैला, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब, लाहौर, कहीं भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह स्वदेशी आंदोलन ने खूब तहलका मचा दी। स्वदेशी आंदोलन की एक ही मांग थी कि आप बंगाल विभाजन को रद्द कीजिए, सबसे बड़ी मांग ये थी। और लेकिन लॉर्ड कर्जन थोड़ा अड़ियल रवैये का था। उसने 1906 में आकर, और उसके बाद अंग्रेजों ने तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई कि 1906 में आकर मुस्लिम लीग का भी गठन करवा दिया। 1909 में मार्ले मिंटो के सुधार के नाम पर जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक होता है सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा भी लेकर वो आ गए, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति का वो खूब तेजी से वो पालन करने लगे। 1905 में किया, 1906 में मुस्लिम लीग बना दी, 1909 में सामुदायिक प्रतिनिधित्व का अवधारणा लाए। मतलब ये था कि जिस समुदाय का व्यक्ति है उसी समुदाय का व्यक्ति ही उसको वोट दे सकता है, अन्य कोई वोट नहीं देगा। और ये सिर्फ व्यवस्था लाई गई थी मुस्लिम के लिए प्रारंभ में। इसके बाद इसे और एक्सपेंड किया। कहने का मतलब था कि ये हिंदू और मुस्लिम की विभाजन की नीति बहुत तेजी से ला रहे, लेकिन उसी का उल्टा ये हो रहा था कि जो हमारे भारतीय लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे थे कि हम स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हम आपकी हर एक वस्तु का बहिष्कार करेंगे। जैसे हमारे चाइना में कुछ विवाद हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, चाइनीज सामान का कुछ समय के लिए विरोध करते हैं। चाइनीज, भले चाइनीज फोन से ही आप लिखते हैं कि चाइना बायकॉट, चाइनीज पेन से ही लिखेंगे नारा कि आज से चाइना के सामानों का बहिष्कार किया जाता, पर एक प्रतिरोध करने का तरीका है कि हम उनकी लाइटें नहीं खरीदेंगे, हम उनके कपड़े कुछ दिन नहीं पहनेंगे, पर कुछ दिन बाद पहनेंगे। तो इसी तरह इनका स्वदेशी आंदोलन के रूप में विरोध किया, जिसके बाद इस विरोध प्रदर्शन के बाद 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी आई। कौन आई? मेरी वाली नहीं, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी। मैरी नाम था उनका, मेरी नहीं था, मैरी। जब दोनों पत्नी दिल्ली दरबार में आई और दिल्ली दरबार में उन्होंने बढ़िया मस्त उत्सव हुआ और घोषणा की कि हम बंगाल के विभाजन को रद्द कर दें। लेकिन उन्होंने एक काम और कर दिया कि हम बिहार और उड़ीसा को एक नया प्रांत का दर्जा दे दो। इसके बाद एक काम क्या हुआ, बंगाल का विभाजन क्या हो गया, बंगाल विभाजन हो गया रद्द। इससे कौन खुश हो जाएगा? जो स्वदेशी आंदोलन कर रहे थे। इससे वो वर्ग खुश हो जाएगा जो एक वर्ग सबसे ज्यादा सामुदायिक वर्ग था, वो था हिंदू वर्ग। हिंदू वर्ग खुश हो गया कि बढ़िया हमारा बंगाल का विभाजन नहीं हुआ, बड़ा खुश हो गया। लेकिन एक वर्ग नाराज हो गया। कौन सा वर्ग नाराज हो जाएगा? मुस्लिम वर्ग। अब मुस्लिम वर्ग कैसे हैप्पी रहेंगे? मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए ही हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली घोषणा की। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम वर्ग अपने आप को आज भी जो मध्यकालीन भारत है अपना, जिसमें दिल्ली सल्तनत हो गया और जिसमें मुगल साम्राज्य हो गया, उसमें आपको जोड़ पाते हैं। कहते हैं कि हमारे कुछ हैं संबंध हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन दिल्ली को वो अपना प्राइड मानते हैं, क्योंकि दिल्ली शुरुआत में क्या थी, मुगलों की ज्यादातर समय के लिए राजधानी थी। दिल्ली सल्तनत की ज्यादातर समय में राजधानी थी और दिल्ली में जितने भी आप देखेंगे इमारतें बनी हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, वो अपने आप को जोड़ पाते। इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति इनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाता और उसे खुशी महसूस होती है कि हमारे एक समय के हमारे ही लोगों ने यहाँ पर राज किया। कुतुब मीनार जब देखने जाओगे तो वहां पर तो बहुत सारी काम होते हैं, आराम से लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं, आराम से घूमते हैं, हैप्पी रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस्लाम वर्ग के लिए दिल्ली एक तरह का प्राइड का केंद्र है, गर्व का केंद्र है कि हमारे पूर्वज यहाँ रहे। जैसे आपको महसूस होता होगा गर्व जब आप प्रयागराज जाते हो, आपको लगता होगा कि यार क्या अच्छा स्थान। जब आप उत्तराखंड के केदारनाथ घूमने जाते हो, आपको लगता होगा क्या पवित्र भूमि है।
आपको महसूस होता होगा। इसी तरह उन्हें भी अपनी उसी भूमि को लेकर महसूस होता है जुड़ाव। इसलिए मुस्लिम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ही 1912 में इन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषणा कर दी। इसके बाद से राजधानी हमारी भारत की तब से बनी हुई। तो दिल्ली घोषणा करने के पीछे भी इनका एक छुपा हुआ कारण था, नहीं तो वो कुछ भी घोषणा कर सकते। लिखिए इसको, नोट में दूसरा पॉइंट बना लिखिए। 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। नई दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आए। और इस दरबार में इन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और इन्होंने आए और इस दरबार में इन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, लेकिन दो नए प्रांत बिहार और उड़ीसा, दो नए प्रांत बिहार और उड़ीसा का गठन किया। उड़ीसा का गठन किया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से ले जाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी। कलकत्ता से ले जाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ब्रैकेट में 1912 लिख दो, 1912 में लेंगे बस। अगली हेडिंग डाल लीजिए, स्वदेशी आंदोलन।